Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today I'm going to do something completely different. That is, I'm going to start a revision series in which I will be posting 2 topics daily, maybe 2 chapters or maybe 1 chapter and a poem. The best part about this video series is going to be that they are going to be classroom transactions where actual involvement of the students can be heard. Maybe some parts of it will not be audible as the children do not have a microphone, but their queries are going to be repeated by me so you can understand them very well. Anji Beta ji, we are now going to do Journey to the End of the Earth. It is written by Tishani Doshi. Right? Tishani Doshi, Journey to the End of the Earth. एंटार्क्टिका को Journey to the End of the Earth क्यों कहा गया? सबसे पहले एंटार्क्टिका के एंटार्क्टिका के स्पेलिंग्स में आप गलती करते हो. What are the spellings of Antarctica? ANTARCTICA. TAR के बाद वाला जो C है, एक्सक्यूज मी, वो आप मिस आउट कर देते हो. ANTARCTICA, एंटार्क्टिका, राइट? एंटार्क्टिका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ क्यों बोला गया है? धरती का अंत वहां पे होता है. इट इज वन ऑफ द पोल्स. नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना, तो दिस इज जिसको हम अंत बोलते हैं, उस पोल पे आके धरती का अंत होता है, इसीलिए इसको जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ कहा गया है. अलॉन्ग विद दिस, अगर आप चैप्टर पे फोकस करोगे, चैप्टर के नाम पे फोकस करोगे, तो उसके नीचे लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो. मतलब आपको टाइटल में ही क्लियर कर रहे हैं कि एंटार्क्टिका में पास्ट भी है, प्लैनेट का प्रेजेंट भी है और प्लैनेट का फ्यूचर भी है. इससे क्लियर होता है कि जो क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड में, इट इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन दिस वन एस्पेक्ट. 90% चांसेस हैं कि इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया है, सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस द थीम्स ऑफ द चैप्टर. इस चैप्टर की थीम्स हैं कि एंटार्क्टिका के फॉसिल्स, मतलब जितने भी फॉसिल्स हैं वो एंटार्क्टिका के ग्लेशियर्स में, आइस शीट्स के नीचे दबे हुए हैं. व्हाट आर फॉसिल्स? जो लाइफ थी, है ना, जो लाइफ थी एंटार्क्टिका में, जो लाइफ थी जब वो गोंडवाना था, जब वो एक कोल्ड एरिया बना, तो वो लाइफ बर्फ़ के अंदर वो पैक हो गई, और बर्फ़ में पैक होने के कारण उसमें कोई डिटोरियोरेशन नहीं हुआ. वो जिस कंडीशन में थी उसी कंडीशन में वो आज भी अवेलेबल है एंटार्क्टिका की आइस शीट्स में. तो इसीलिए एंटार्क्टिका को पास्ट ऑफ द प्लैनेट बोला जाता है. प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे है? इट इज़ बिकॉज ऑफ जब आप एंटार्क्टिका जाओ तो आपको वहाँ पे आइस शीट्स टूटती हुई नज़र आती हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होके बहते हुए नज़र आते हैं. तो ये हमारा प्रेजेंट है और यही हमारा फ्यूचर होगा कि एंटार्क्टिका दोबारा से एक वार्म एरिया बन जाएगा. उसकी सारी बर्फ़ पिघल जाएगी. अगर एंटार्क्टिका की बर्फ़ पिघल गई तो फिर समुंदर का लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा. समुंदर का लेवल ऊपर हुआ, देन मेजर सिटीज़ पानी के अंदर डूब जाएंगी. पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, बॉम्बे, ये सारे के सारे पानी के नीचे, वेनिस, ये सब पानी के नीचे डूब जाएगा. द एंटायर थिंग, द एंटायर फेस ऑफ द वर्ल्ड विल बी चेंज्ड अगर एंटार्क्टिका मेल्ट हो गया तो. राइट? सो पास्ट है बिकॉज ऑफ द फॉसिल्स प्रेजेंट इन द आइस शीट. प्रेजेंट है क्योंकि ग्लेशियर्स और आइस शीट्स मेल्ट हो रहे हैं, टूट रहे हैं. एंड फ्यूचर है कि हमें नज़र आ रहा है कि अगर ये सब शीट्स मेल्ट हो गई तो हमारी धरती का अपीयरेंस कैसे होगा. हम हर साल ओशन लेवल में इंक्रीज देख रहे हैं. राइट? ओके, अब इस चैप्टर की थीम क्या है? तिशानी दोशी एक स्टूडेंट्स और नाइस प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई है. ये स्टूडेंट्स और नाइस प्रोग्राम जॉफ ग्रीन करके एक कनेडियन था जिसने शुरू किया रशिया में, और उसकी जो शिप का नाम है दैट इज़ अकाडेमिक शोकाल्स्की.
जो ये शिप है, इट्स अ रशियन रिसर्च वेसल। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम शुरू किया था जॉफ ग्रीन ने, राइट। इनिशियली जॉफ ग्रीन सेलिब्रिटीज़ और रिच लोगों को एंटार्क्टिका लेकर जाता था, बट उसने उनको वहाँ लेके जाना बंद कर दिया। क्वेश्चन है क्यों बंद किया? वो आगे कुछ करते ही नहीं थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने जाते थे। वो धरती को बचाने के लिए उससे इन्फ्लुएंस होके नहीं आते थे, और बल्कि उनके जाने से और पोल्यूशन क्रिएट हो जाता था एंटार्क्टिका पे। तो उसको लगा कि मैं इतनी मेहनत करके ये रिच सेलिब्रिटीज़ को वहाँ लेकर जा रहा हूँ, ये बदले में तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं अर्थ के लिए, तो ही गेव अप टेकिंग देम टू एंटार्क्टिका। उसके बदले उसने किसको लेके जाना शुरू किया इस प्रोग्राम में? बच्चों को। क्वेश्चन है क्यों बच्चों को? आने वाला फ्यूचर। बच्चे आने वाला फ्यूचर क्यों है? क्यों है? हाँ, क्योंकि छोटे हैं। तो बड़े हो जाएंगे तो फ्यूचर कैसे है? करेंगे कुछ। बेटा जी, बच्चे एंटार्क्टिका जाके जब अफेक्ट होंगे, जब उनको देखेगा कि हमारा फ्यूचर कैसा हो सकता है, तो फिर वो धरती के जो गलत बातें हैं, जो करप्शन प्रैक्टिसेस हैं, उनको रोकने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, राइट। ये बच्चे जो हैं ये फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हैं। फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स मतलब जो बच्चे नेचर से कंसर्न्ड होते हैं, वो ऐसे डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। बच्चे जब बड़े होंगे तो वो ऐसी पोजीशंस में गवर्नमेंट में काम करेंगे जो पॉलिसीज़ बनाएंगे। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं कि डर्टी वाटर को समुंदर में डंप, सी में डंप नहीं करना है, रिवर में डंप नहीं करना है, हमने अपने धरती को बचाना है, एनवायरनमेंट को बचाना है। बट करप्शन इतनी है कि ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि अभी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था टाइगर किंग में कि वो पॉलिटिशियंस अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, उनको धरती से, लोगों से कोई मतलब नहीं है, राइट। अभी भी वही सिनेरियो है जब हम बात करते हैं। बट ये बच्चे जब देखेंगे कि हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है अगर हमने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो ये जो पॉलिसीज़ बनाएंगे उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे। यस और नो? वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि अर्थ में जो डिटोरियोरेशन हो रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है, वो कम हो जाए। बच्चों के हाथ में बड़े होने के बाद फ्यूचर ऑफ द अर्थ होगा। वो गवर्नमेंट बनाएंगे, वो नए पॉलिसीज़ बनाएंगे, और हो सकता है वो इतने इम्पैक्टेड हों एंटार्क्टिका जाके कि वो पॉलिसीज़ को इतना स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें कि धरती जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, हम धरती को बचा पाए। तो इसीलिए जॉफ ग्रीन ने बच्चों को स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम में लेके जाने की शुरुआत करी। अब इसी प्रोग्राम में तिशानी दोशी इज़ गोइंग टू एंटार्क्टिका विद द चिल्ड्रन। अब ये जो जर्नी थी, ये छोटी जर्नी थी कि बहुत लंबी जर्नी थी? इट वॉज अ जर्नी विच टुक 100 hours in a combination of car, ship, train and air. Sorry, car, ship and aeroplane. रेलवे की बात नहीं की है उसने, राइट। Journey began 303.09 degrees north of the equator in Madras. ये इतना डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है तिशानी दोशी की जो जर्नी है वो मद्रास से शुरू हुई, बिकॉज तिशानी दोशी बिलोंग्स टू मद्रास। मद्रास में शी इज़ अ साउथ इंडियन, राइट। आगे आपको इसका कंसेप्ट समझ में आएगा, ये बात मैंने क्यों बोली। सबसे गर्म एरिया जो है दैट इज़ साउथ इंडिया, ओके। उसके बाद वहाँ से वो 9 टाइम जोन्स को उसने क्रॉस किया है। 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करने में 6 चेक पॉइंट्स आए हैं। 9 टाइम जोन्स का मतलब होता है जब आप इंडिया से पाकिस्तान जाओगे तो टाइम फ़र्क होता जाएगा। जब तक आप अमेरिका पहुंचते हो आपको 11 से लेकर 14-15 घंटे का फ़र्क आ जाता है, राइट। तो वो 9 टाइम जोन्स चेंज हुआ है बाय द टाइम शी रीच्ड रशिया। इंडिया से रशिया जाने तक, इंडिया से एंटार्क्टिका जाने तक
उसको 9 टाइम जोन्स क्रॉस करने पड़े हैं, उसके साथ 6 चेक पॉइंट्स आए हैं। 6 चेक पॉइंट्स मतलब 6 कंट्रीज़ के बॉर्डर पॉइंट को उसने क्रॉस किया है। चेक पॉइंट का मतलब होता है बॉर्डर्स, राइट? सो 6 countries she had crossed. Then in these 6 checkpoints there were 3 bodies of water. बॉडीज ऑफ वाटर होता है पैसिफिक ओशन, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, ऐसे जितने भी ओशंस होते हैं, डिवाइडेड है हमारे ओशंस। तो उसने 3 बॉडीज ऑफ वाटर को क्रॉस किया है और उतने ही इकोस्फीयर्स। इकोस्फीयर्स का मतलब होता है जो हमारा प्लैनेट की बनावट है, राइट? वो प्लेन्स हो सकते हैं, वैलीज हो सकते हैं, माउंटेन्स हो सकते हैं, मौसम चेंज है, कुछ गर्म है, कुछ सर्द है, राइट? सो ऑल दीज, उतने ही उसने इकोस्फीयर्स बदलने के बाद शी हैज़ फाइनली रीच्ड एंटार्क्टिका। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वर हर फीलिंग्स व्हेन शी रीच्ड एंटार्क्टिका? 100 घंटों की ट्रैवलिंग के बाद, मैं 100 घंटे स्ट्रेस कर रही हूँ, 100 घंटों की ट्रैवलिंग के बाद जब वो एंटार्क्टिका पहुँची तो उसका मेजर फीलिंग, सबसे पहला फीलिंग क्या होगा? रिलीफ। फाइनली पहुँच गई, राइट? सो द फर्स्ट फीलिंग इज ऑफ रिलीफ। सेकेंड फीलिंग इज ऑफ profound wonder. Profound, P-R-O-F-O-U-N-D, profound wonder, W-O-N-D-E-R. रिलीफ क्यों? 100 घंटों से वो ट्रैवलिंग कर रही है, इतने सारे चेक पॉइंट्स, वाटर बॉडीज़ और टाइम जोन्स क्रॉस करने के बाद एंटार्क्टिका पहुंची है, तो बॉडी पूरी तरह से थक चुकी है। तो फाइनली मैं पहुंच गई, दैट इज़ अ रिलीफ। एंड वाई प्रोफाउंड वंडर? एनी आइडियाज़? एंटार्क्टिका में आप जाओगे, एंटार्क्टिका में जाओगे तो आपका नज़ारे में आपको क्या नज़र आएगा? व्हाट विल यू बी एबल टू सी? उसका सीन क्या होगा? स्नो ही स्नो। और वो स्नो गंदी वाली ब्लैक स्नो है, वाइट, प्योर वाइट। उस स्नो के ऊपर कोई ह्यूमन बीइंग चल रहा है? नो। कोई गंदगी, कोई पोटैटो का छिलका या कोई रैपर या फिर वहाँ पे किसी का मतलब कुछ भी डर्टी वहाँ पे ग्राइम या अगलीनेस है? नहीं। ह्यूमन बीइंग्स का बनाया हुआ कोई भी अगली स्ट्रक्चर है? कोई इलेक्ट्रिक पोल्स या तारे बंधी हुई है? इट्स अ सीन ऑफ प्रोफाउंड वंडर। अनइंटरप्टेड आइस मीटिंग द ब्लू होराइजन, बस यही नज़र आता है। अनइंटरप्टेड आइस मतलब हमें जो नज़र आता है वो आइस ही आइस है, उसको तोड़ते हुए, उसको ब्रेक करते हुए। मारिया। इंटरप्टेड आइस का मतलब है दूर दूर तक आपको सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रहा है, वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई ह्यूमन मार्कर नहीं बनाया हुआ है, कोई पोल नहीं खड़ा है, कोई वायर्स नहीं हवा में लटक रही है। ओनली थिंग यू कैन सी इज़ आइस। What is the blue horizon? What is horizon? Horizon is the line where the sun and the sky meet. आसमान और ज़मीन को जब छूने की जो लाइन बनती है, उस लाइन को बोला जाता है होराइजन। हमें शहरों में रह के होराइजन नहीं दिखता है, बट जब हम समंदर में जाते हैं तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे समंदर और आसमान जो है वो मिल जाता है, राइट? आसमान का कलर ब्लू होता है, वही ब्लू रंग पानी में रिफ्लेक्ट होता है और वो पूरा एक होराइजन बन जाता है। तो जो ये वाला व्यू आप अपनी आंखों से देखते हो एंटार्क्टिका जाके, तो दैट गिव्स यू प्रोफाउंड वंडर। 2 mark question, 2 feelings. First is intense relief at having finally crossed so many time zones, so many checkpoints and reaching Antarctica after a journey of 100 hours, and profound wonder at the uninterrupted ice and blue horizon. पूरा मिलके 2 mark का क्वेश्चन बनता है। क्लियर हो गया ये बात? ओके। अब वंडर वो और भी बातों पे करती है। शी इज़ वंडरिंग एट इट्स इमेंसिटी। इमेंसिटी मतलब कितना ह्यूज है। एंटार्क्टिका छोटी जगह नहीं है, वो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसका आइसोलेशन,
आइसोलेशन मतलब अंटार्कटिका में बहुत लोग हैं, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता है, बिल्कुल खाली सन्नाटा सुनसान जगह है, तो इट इज़ अ फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। और इस बात का भी वंडर है कि एक समय पर इंडिया और अंटार्कटिका सेम लैंड मास थे। गोंडवाना लैंड। यस, वी वर अ पार्ट ऑफ गोंडवाना, जहाँ पे अंटार्कटिका, इंडिया ये सब आपस में जुड़े हुए थे, राइट? तो ये बात सोच के कि हैं हम अंटार्कटिका से जुड़े हुए थे, इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ प्रोफाउंड वंडर। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, अगर यही सेम क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, व्हाट आर योर फीलिंग्स ऑन रीचिंग अंटार्कटिका से रिलेटेड, तो फिर आप उसमें आइसोलेशन, राइट, उसमें आप इमेंसिटी, और उसमें द पार्ट वेयर इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना, ये भी आप लिखोगे, तब ये मिलके 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। अदरवाइज 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए रिलीफ एंड प्रोफाउंड वंडर। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, एंड दैट इंडिया वॉज वंस अ पार्ट ऑफ अंटार्कटिका। ओके, अब इसी से हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, व्हाट इज गोंडवाना। 650 मिलियन ईयर्स एगो गोंडवाना करके कॉन्टिनेंट था, राइट? इट वॉज सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, सदर्न पार्ट में, और ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था क्योंकि इसके टूटने से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने हैं, राइट? अदरवाइज ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था, और अंटार्कटिका जो था वो बेसिकली गोंडवाना का मिडल एरिया था। अंटार्कटिका के आसपास के सारे जो एयर कॉन्टिनेंट्स थे वो टूट के वो ड्रिफ्ट ऑफ हो गए अलग अलग डायरेक्शन में। अंटार्कटिका उसका सेंट्रली लोकेटेड था, तो वो ड्रिफ्ट होके साउथ पोल की तरफ आ गया, बाकी सारा जो है वो अलग अलग जगहों पे जाके ड्रिफ्ट होकर उसने अलग अलग लैंड मासेस बना लिए। अब 650 मिलियन ईयर्स एगो ह्यूमंस धरती पर नहीं थे, इट वॉज द एरा ऑफ डायनासोर्स। तो फॉसिल्स किसके मिलेंगे? डायनासोर्स के, मतलब इतना पुराना रिकॉर्ड अंटार्कटिका में अवेलेबल है। गोंडवाना जब सुपर कॉन्टिनेंट था तब उस टाइम पे गोंडवाना वॉज नॉट अ कोल्ड कॉन्टिनेंट, इट वॉज अ वार्म कॉन्टिनेंट। वार्म कॉन्टिनेंट मतलब वार्म कॉन्टिनेंट एक्सट्रीमली कोल्ड, हॉट, हॉट नहीं बच्चे, हॉट, हॉट हॉट नहीं था। जैसे हमारा प्लैनेट है, जैसे हमारा इंडिया है, वैसा था। उसमें लाइफ रह सकती थी। जब एक्सट्रीम कोल्ड होता है तब कहा जाता है कि उस पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जब हमारे जैसा नॉर्मल होता है तो उस पर लाइफ रहना आसान होता है। एंड गोंडवाना इसी कारण से उसके पास ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना था। फ्लोरा एंड फौना मतलब खूब सारे फूल थे, खूब तरीके के एनिमल्स थे। ह्यूमन बींग्स गोंडवाना पे नहीं थे। 500 मिलियन ईयर्स तक, 650 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना पहले एग्जिस्ट करता था। 500 साल तक उसने वैसे ही थ्राइव किया। 500 मिलियन ईयर्स तक उसने वैसे ही थ्राइव किया। उसके बाद वो टूट के 150 मिलियन ईयर्स में वो डिफरेंट लैंड मासेस के साथ जॉइन हो गया। ये टाइम था जब डायनासोर्स ख़त्म हुए और मैमल्स, इवन द वेल इज़ अ मैमल, इवन द डॉल्फिन इज़ अ मैमल, तब जाकर इनका जन्म हुआ। दैट इज़ द टाइम व्हेन द मैमल्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ। अच्छा, अब उसके बाद अंटार्कटिका के फॉर्मेशन पे हम आ जाते हैं कि अंटार्कटिका ने हमारे ग्लोब को अपनी प्रेजेंट शक्ल कैसे दी है। उसके लिए वो बताते हैं कि अगर आप अंटार्कटिका में जाओगे तो वहाँ पे जाके आपको कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स की आप स्टडी कर सकते हो। अब ये जब टर्म आता है तो बच्चे बड़े बौखला जाते हैं बुक में कि अब ये क्या नॉनसेंस आ गया है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में इनको बोला जाता है माउंटेन रेंजेस एंड लो एलिवेशन पॉइंट्स। माउंटेन रेंजेस होता है ना, ऊपर नीचे जाना, और जो प्लेन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अंटार्कटिका में आसानी से दिख जाती हैं। आपको प्री कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स और कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन शीट्स
ग्रेनाइट शील्ड्स नहीं समझ में आता है तो आप सिंपली लिख दो कि वहाँ पे माउंटेन रेंजेस एंड लो एलिवेशन पॉइंट्स को आराम से स्टडी किया जा सकता है इन एंटार्क्टिका। राइट, नोट्स में मैंने ये क्लियर लिखा हुआ है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। उसके बाद हम एंटार्क्टिका में जाके ओजोन और कार्बन को स्टडी करते हैं। कहते हैं कि एंटार्क्टिका में जाके हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को स्टडी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? बिकॉज एंटार्क्टिका में जाके हमारे को कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, दैट इज़ द माउंटेन रेंजेस एंड लो एलिवेशन पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं जिनको स्टडी किया जा सकता है। एंटार्क्टिका में ही जाकर हमारे को ओजोन और कार्बन के इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से कार्बन लेयर किस तरह से इंक्रीज़ हुआ है और ओजोन लेयर को वो ख़त्म कर रहा है और उसका इफ़ेक्ट आइस शीट्स पे क्या हो रहा है ये नज़र आता है एंटार्क्टिका पे जाके। तो इसीलिए इसको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है। एंड फाइनली हमारा पूरा एवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन प्रोसेस क्या रहा है। 650 मिलियन ईयर्स में बहुत एनिमल्स एक्सटिंक्ट हुए हैं, यस और नो? बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ है। ह्यूमन बीइंग एक बंदर से, ओरांगुटान से बना है। ये सारा एवोल्यूशन प्रोसेस कहाँ शुरू हुआ था? एंटार्क्टिका में। तो उसके जो ये ग्रेनाइट शीट्स हैं उसमें ये पूरा एवोल्यूशन प्रोसेस भी उसके फॉसिल्स बने हुए हैं। आपको समझ में आ रहा है? ये मैं बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रही हूँ। हमें पता है वहाँ पे जाके डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ, डायनासोर से मैमल्स का एज आया। तो ये जो पूरा प्रोसेस था इसका रिकॉर्ड कहाँ पे है? ये इन चीज़ों का रिकॉर्ड के डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, मैमल्स धरती पे कैसे आए, मैमल से हम इंसान कैसे बने, ये रिकॉर्ड कहाँ पे है? इट इज़ इन द फॉसिल्स प्रेजेंट इन एंटार्क्टिका। ये फॉसिल्स जो बर्फ़ के नीचे दबे हुए हैं, मीटरों के हिसाब से ये बर्फ़ में दबे हुए हैं। और इसीलिए अगर एंटार्क्टिका में जाके देखा जाए तो हमारे को जो हमारे फॉसिल्स बने हुए हैं, जो हम एवोल्यूशन हुआ, एक्सटिंक्शन का मतलब ख़त्म हो जाना प्रजाति का, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? मतलब हम है ना वर्ड्स को समझते नहीं हैं। एवोल्यूशन होता है चेंज। हमें सबको पता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैव एवोल्यूशनाइज्ड फ्रॉम मंकीज। हमारा मंकी से हम इंसान बने हैं, यस और नो? ये हम सबको पता है बात। तो ये चेंज, दिस चेंज इज नोन एज एवोल्यूशन। और ये चेंज कहाँ रिकॉर्डेड है? इन द फॉसिल्स ऑफ एंटार्क्टिका। क्लियर हो गया? इसीलिए एंटार्क्टिका को हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ये प्लीज़, ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आने वाला है 5 मार्क का। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये चैप्टर से यही क्वेश्चन आएगा, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेटेड। आपको ये चीज़ें लिखोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज यू विल एंड अप विद 2 और 3 मार्क्स। ओके, अब मिलियन ईयर्स, राइट? 500 ईयर्स तक तो गोंडवाना जैसे था वैसे ही रहा। उसके बाद मिलियन ईयर्स में, इन अ पीरियड ऑफ मिलियन ईयर्स क्या हुआ? इंडिया नॉर्थ की तरफ पुश हुआ। गोंडवाना से इंडियन पार्ट कट गया और वो नॉर्थ की तरफ पुश हुआ। एशिया कॉन्टिनेंट में जाके उसने ज़ोर से धक्का मारा। उस धक्के से जो हमारी हिमालयन रेंज है वो सारी की सारी बनी थी, राइट? आप लोगों ने 11th में पढ़ाई नहीं की है, अदरवाइज आप सिल्क रोड में पढ़ते द सॉल्ट लेक्स, द ड्राई सॉल्ट लेक्स, राइट? तो ये उसी टाइम पीरियड के लेक्स हैं। यही समुंदर का पानी जो था वो वहाँ पे फंस गया और मिलियन ईयर्स में सूख गया, जो वहाँ पे जाके ड्राई सॉल्ट लेक बन गया है। क्लियर है? उसके बाद और क्या हुआ था वहाँ पे? जो साउथ अमेरिका है वो ड्रिफ्ट हो गया टू जॉइन टूवर्ड्स नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के जॉइन होने से क्या हुआ? ड्रेक पैसेज खुल गया।
यहाँ पे आपका ज्योग्राफी का पार्ट आता है और ये आपको याद रखना पड़ेगा। ड्रेक पैसेज खुलने से क्या हुआ, एक सर्कुलर करंट फ्लो बन गया। जो पानी पहले नॉर्मल बह रहा था, अब वो पानी कैसा बहना शुरू हुआ, करंट किसका बना, एक सर्कमपोलर करंट बना। सर्कमपोलर करंट से बनने से क्या हुआ, एंटार्क्टिका के चारों तरफ वो सर्कुलर करंट घूमने लगा। उसके कारण क्या हुआ, एंटार्क्टिका में वार्म करंट्स नहीं आते थे। जब एंटार्क्टिका के चारों तरफ एक सर्कमपोलर करंट घूमने लगी तो वार्म करंट्स एंटार्क्टिका तक पहुंचेंगे? नो। ये मिलियन ईयर्स की कहानी है। मिलियन ईयर्स बहुत 10 लाख साल होते हैं। 10 लाख साल में जब वहाँ पे वार्मथ ही नहीं आएगी, जब वहाँ पे गर्म पानी ही नहीं आएगा, तो क्या हुआ, सारे का सारा पानी जो था वो जमता गया तो क्या बन गए, ग्लेशियर्स। मीलों लंबे ग्लेशियर्स हैं। समझ में आ रहा है वाई इट हैज़ बिकम द कोल्डेस्ट, द विंडीएस्ट एंड द ड्राइएस्ट क्लाइमेट। अब इस पॉइंट को समझ के राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका को कैसे डिस्क्राइब किया है तिशानी दोशी ने? Who can tell me the way that Tishani Doshi has described Antarctica? जल्दी बताओ। The windiest, the driest and the coldest region. The windiest, the coldest and the driest region. अब एंटार्क्टिका पे जाके तिशानी दोशी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही है। अब तक उसने नॉर्मल बोला है कि वहाँ पे नॉर्मल लोग जाके क्या फील करते हैं। अब वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही है। वो कहती है कि मैं एक साउथ इंडियन गर्ल थी। साउथ इंडियन गर्ल मतलब आई बिलोंग टू अ वेरी हॉट रीजन। फॉर अ गर्ल लाइक मी हु बिलोंग्ड to a very hot region, to go to Antarctica, which is the coldest, the driest and the most windiest continent, ये एक chilling prospect था। chilling मतलब जिसमें खून ठंडा हो जाए, हाथ नम हो जाए, ये एक ऐसा prospect था। ये सिर्फ दिमाग आपका नम्ब नहीं हो जाता है, ठंडा नहीं पड़ जाता है, बट एक्चुअल में आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी बहुत अफेक्ट होते हैं। आपका सर्कुलेटरी जो साइकिल है, आपका जो ब्लड फ्लो है वो बहुत धीरे हो जाता है। जितना आपका ब्लड फ्लो धीरे होगा, सर्कुलेशन धीरे होगा, उतना आपको ठंड ज़्यादा लगेगी। उसके साथ साथ आपके मेटाबॉलिक फंक्शंस, आपके फिज़िकल फंक्शंस, आपके चलने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, हर चीज़ एंटार्क्टिका में जाके अफेक्ट होती है। And again, looking at Antarctica, you know that uninterrupted landscape, that no presence of humans, इसने उसके दिमाग को बॉगल कर दिया। उसको ऐसे लगा कि वो एक जाइंट पिंग पोंग बॉल गेम में चली गई है। You know what's a पिंग पोंग? Yes. जिसको बॉल फेंको और वो इधर उधर उछलती जाती है, राइट? बोलते हैं कोई ह्यूमन मार्कर ही नहीं था, कोई ह्यूमन बिल्डिंग नहीं था, कोई साइन पोस्ट नहीं था, कोई डायरेक्शन देने के लिए साइंस नहीं थे, वहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं था। वहाँ पे जाके आप सारे पर्सपेक्टिव्स, सारे ह्यूमन पर्सपेक्टिव्स, अर्थली पर्सपेक्टिव्स को आप खो देते हो। कुछ समझ में ही नहीं आता है। आप नॉर्थ में जा रहे हो, आप ईस्ट में जा रहे हो, आप जहाँ जाओगे आपको सेम सीन नज़र आएगा। हमारे घरों में पता होता है कि हम लेफ़्ट जाएंगे तो ये मिलेगा, राइट जाएंगे तो वो मिलेगा, राइट? बट एंटार्क्टिका में आप जहाँ पर भी जाओ सब जगह एक जैसा ही नज़ारा होता है। सो यू लूज ऑल सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट शी इज़ टॉकिंग अबाउट एंटार्क्टिका। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर नहीं आता है तो आपको जो प्री बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा था वही अब वो वाला क्वेश्चन आएगा कि एंटार्क्टिका में हमारे को माइटी से मिजेट सब कुछ मिल जाता है। माइटी क्या है वहाँ पे? ब्लू व्हेल्स। और मिजेट क्या है वहाँ पे? सबसे छोटी चीज़ वहाँ पे क्या है एंटार्क्टिका में? फाइटोप्लैंक्टन।
It is the microscopic seagrass, which is the nutrition of fish. Right? जो aquatic life है उनका first nutrition है phytoplankton, छोटी fish का. ये छोटी fish बड़ी fish का diet है. बड़ी fish से और बड़ी fish का diet वो बड़ी fish होती है. And that is how पूरा का पूरा उनका जो life cycle है एंटार्क्टिका में, that is working. हाँ जी बेटा जी, you have some question? बोलो. हो गया क्लियर? बेटे मेरे से पूछ लिया करो, क्योंकि आपस में जो बोलोगे वो उसमें फिर कोई डाउट रह जाएगा. राइट? एंटार्क्टिका में जाके एक और बात जिसको तुषानी दोषी को माइंड को अकर करी थी वो ये थी कि एंटार्क्टिका ये फाइटोप्लैंक्टन्स इज द मिजेट एंड द ब्लू व्हेल्स इज द जायंट्स, द माइटी. यस, इसके साथ साथ ही वो बोल रही है, शी इज टॉकिंग अबाउट द माइटी आइसबर्ग्स. आइसबर्ग्स छोटे नहीं हैं. आपको सबको पता है टाइटैनिक वाज संक बाय एन आइसबर्ग. राइट? ये वही आइसबर्ग्स हैं जो इतने ह्यूज हैं कि इनके सामने कंट्रीज भी छोटे पड़ जाते हैं. आइसबर्ग्स आर बिगर देन सम कंट्रीज. और जो वहाँ पे लार्जेस्ट रिकॉर्डेड आइसबर्ग है वो बेल्जियम से भी बड़ा है. बेल्जियम इज़ अ कंट्री और वो आइसबर्ग बेल्जियम से भी बड़ा है. तो दे आर टॉकिंग अबाउट, आप सोच सकते हो कि कोई आइसबर्ग अगर कंट्री से बड़ा है तो वो कितना ह्यूज, कितना माइटी होगा. सो दिस इज़ हाउ शी इज़ टेकिंग द नेम ऑफ द मिजेट्स एंड द माइटी. शी इज़ क्रिएटिंग अ डिफरेंस कि छोटी से छोटी चीज़ और बड़ा से बड़ी चीज़ वहाँ पे मिल जाती है. अगर आपको जाइंट आइसबर्ग्स मिल रहे हैं, ब्लू व्हेल्स मिल रहे हैं, तो आपको फाइटोप्लैंक्टन्स भी मिल रहे हैं एंटार्क्टिका में. उसके बाद वो बोलती है और क्या माइंड बॉगलिंग है, इज़ द 24 आवर समर लाइट. बोलते हैं वहाँ पे जाकर आपको 24 घंटे की समर्स में लाइट मिलती है. वहाँ पे अंधेरा नहीं होता. आपके समर्स की तरह अब धूप नहीं होती, मतलब गर्मी नहीं होती है सन की रेज में. आप वार्म नहीं फील करते हो. वार्म फील करोगे तो आइस मेल्ट होगी. आप वार्म नहीं फील करते हो, बट रोशनी ज़रूर होती है. और ये एक बहुत सरियल एक्सपीरियंस होता है. सरियल, SURREAL. सरियल का मतलब होता है इट्स ए ट्विलाइट एक्सपीरियंस. SURREAL, सर, SUR सर, रियल REAL. सरियल का एक्सपीरियंस का मतलब होता है इट्स अ ट्विलाइट एक्सपीरियंस. जब आपको लगता है कि ये सपना है या ये सच है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो. कई बारी आप बहुत गहरी नींद में होते हो और आप कुछ देखते हो, और जब आपकी आंख खुलती है तो 2 मिनट के लिए आप उस सपने में ही रहते हो. आपको लगता है कि जो मैंने सपना देखा था वो एक्चुअल में हुआ है. राइट? दैट इज नोन एज अ सरियल एक्सपीरियंस. हाँ जी, वहाँ पे 24 आवर सरियल ऑस्ट्रल लाइट होती है. ये एक सरियल एक्सपीरियंस देता है. हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि सच क्या है और सपना क्या है. ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है एंटार्क्टिका में. यस. वहाँ पे एक परवेजिव साइलेंस है. परवेजिव साइलेंस का मतलब है एक ऐसा साइलेंस जो आपको दबाती है. आप इतना साइलेंस, मतलब आप, हमारी लाइफ में साइलेंस नहीं आता. हम तरसते हैं कि हमारे कानों को शांति मिले, बट वी आर नेवर साइलेंट. बट एंटार्क्टिका में जाके देयर इज अ प्रिवेलिंग साइलेंस. पेड़, ट्रीज वहाँ पे अगर आवाज़ कभी आती है, इट इज़ ओनली ऑफ द एवलॉन्च. व्हाट इज़ एन एवलॉन्च? जब बर्फ गिरती है पहाड़ से. बेटा अगर बहुत ज़ोर की कोई आवाज़ हो पहाड़ों में, तो बर्फ़ का गोला, एक छोटा सा कंकड़ ऊपर से शुरू होता है और वो नीचे आते आते वो ह्यूज माउंटेन्स की तरह बड़ा बर्फ़ का गोला बन जाता है. AVALANCHE. जो एवलॉन्च होता है, अगर उसके नीचे अगर कोई बंदा दब जाए तो ही और शी कैन डाई. उसको सांस नहीं आएगा. वो इतना बर्फ़ के अंदर गहरा चला जाएगा कि वो उसको तोड़ के बाहर भी नहीं आ पाएगा. एंड एवलॉन्च इज समथिंग वेरी वेरी डेंजरस. मैंने टॉम एंड जेरी की बात नहीं करनी बिकॉज आई ओनली हैव 40 मिनट्स लेफ्ट.
CHE। तो हाँ जी बेटा जी, जब हम बात करते हैं कि एंटार्क्टिका में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं आती है, तो फाइनली जो हमें आवाज़ें, अगर कोई आवाज़ सुनाई देती है तो वो सिर्फ एवलांच की आवाज़ है, या फिर आइस शीट के टूटने की आवाज़ है, या फिर उसके स्प्लिट होने की आवाज़ है। और इन सब चीज़ों को देख के ना हम रियलाइज़ करते हैं कि जो अर्थ का फ्यूचर है वो, मतलब अगर हम अपनी जियोलॉजिकल क्लॉक हिस्ट्री को देखें, इतने सालों में, मतलब 12,000 साल से इंसान धरती पे है, और इतने सालों में हमने धरती का जो हाल किया है उससे अगर हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करें तो हमारा फ्यूचर बहुत ख़राब नज़र आता है, बहुत अनप्लेजेंट नज़र आता है। नाउ विद दिस वी कम टू अ डिस्कशन ऑन कि ह्यूमंस का एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारी धरती के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है। तो तिशानी दोषी पॉइंट आउट करती है कि फॉर 650 मिलियन ईयर्स गोंडवाना कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट कर रहा था, और इंसान को धरती पे आए हुए सिर्फ 12,000 साल हुए हैं। अगर हम इसको प्रोपोर्शनेट उसमें देखें तो ये, अगर जियोलॉजिकल क्लॉक के में कन्वर्ट करके देखें तो ये टाइम, मतलब हम धरती पे कुछ पलों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ही आए हैं, और हमने इतने सेकंड्स में ही पूरा का पूरा धरती को ख़राब कर दिया है, उसको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसकी पूरी शक्ल बदल दी है। हमने धरती के ऊपर अपनी सिटीज़ और मेगा सिटीज़ बना ली हैं। हमने नेचर के ऊपर रेन फॉरेस्ट को कट करके, नेचर को एनक्रोच करके अपने लिए घर बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं। तो दिस इज़ ऑल डिस्ट्रॉइंग ऑफ द एनवायरनमेंट। इसके कारण, क्योंकि हमने जंगल्स काटे हैं, जंगल्स को मेगा सिटीज़ बनाया है, तो हमारे को दूसरी स्पीसीज़ के साथ बड़ी लड़ाई करनी पड़ी है, दूसरे स्पीसीज़ को डिस्ट्रॉय करना पड़ा है। मैनी स्पीसीज़ हैव बिकम एक्सटिंक्ट, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, एंड देर आर स्टिल मैनी अदर्स जो उसके ब्रिंक पे हैं, विच आर ऑन द वर्ज, ख़त्म होने वाली हैं, उस पॉइंट पे हैं। और द वर्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग इज़ वी आर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। हमारे फॉसिल फ्यूल्स को हम इतना बर्न कर रहे हैं दैट देर इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की एक तय हमारे धरती के, हमारे वर्ल्ड के चारों तरफ फैल गई है, जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है उसको बढ़ा रही है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ क्रिएटिंग अ होल इन द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में जब होल बड़ा हो रहा है तो सन की रेज़ धरती के अंदर और तेज़ी से आ रही हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो गर्मी है वो धरती के बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पा रही है, इट इज़ स्टेइंग इनसाइड द स्फीयर ऑफ द अर्थ। तो उसके कारण इट इज़ एक्टिंग लाइक अ काइंड ऑफ अ माइक्रोवेव अवन, कि सब कुछ और गर्म और गर्म और गर्म होता जा रहा है। नाउ अब जब हम इन बातों पे आते हैं तो हमें ये क्लाइमेट चेंज में ना एक पैराडॉक्स नज़र आता है व्हेन वी गो टू एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका को बोला गया है इट इज़ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ। मतलब उसमें ऐसे ऐसे उसकी बर्फ़ की परतों में, आइस शीट्स में ऐसे ऐसे फॉसिल्स दबे हुए हैं जिससे हमारी पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी। बट अगर ये फॉसिल्स रिवील हो गए तो वी एज ह्यूमंस, अर्थ एज अ प्लैनेट एज वी नो इट विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर वेस्ट एंटार्क्टिका की आइस शीट मेल्ट होएगी तो फॉसिल्स रिवील होंगे, हमें हमारा पास्ट पता चल जाएगा, बट हमारा जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म होगा? बिकॉज अगर आइस शीट्स मेल्ट होंगी तो गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा, वो दोबारा से इस तरह से बहने लगेगा। बिकॉज आपको मैंने पहले भी बताया है कि पानी की सॉलिनिटी कम हो जाएगी। सॉलिनिटी कम होने से ओशन करंट्स अफेक्ट होते हैं, और अगर ये ओशन करंट्स अफेक्ट हो गए तो वर्ल्ड जिसको हम जैसे जानते हैं वो वैसा नहीं रहेगा। अब एंटार्क्टिका के लिए बोला जाता है कि पूरी धरती पे सिर्फ एंटार्क्टिका ही है जो प्रिस्टाइन है। प्रिस्टाइन मतलब जैसा था वैसे ही है। इट इज़ अनटच्ड, इट इज़ अनपोल्यूटेड, उस पर कोई गंदगी नहीं है, इंसानों ने उस पर कुछ नहीं बनाया है, वो जैसा था वो वैसा ही उसी कंडीशन में है।
प्रिस्टाइन वर्ड की स्पेलिंग्स हैं PRISTINE। वो जैसा था वो वैसा ही है, इट हैज़ रिमेन कम्प्लीटली प्रिस्टाइन। और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसके आइस कोर्स में 500,000 ईयर 5 लाख पुरानी कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड हैं। और ये रिकॉर्ड्स जो है वो हमारे को धरती का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताते हैं। सो वी नीड, मतलब ये एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स क्या है अंटार्कटिका के क्लाइमेट चेंज में, कि एक तरफ तो हमारी पास्ट जो है वो रिवील होगा, दैट विल बी समथिंग गुड, बट हमारा फ्यूचर जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, विच इज़ समथिंग वेरी बैड। जी, इम्पॉर्टेंट लेसन है फाइटोप्लैंक्टन से सीखने के लिए कि अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो बड़ी बातें अपने आप से सॉल्व हो जाती हैं, राइट? अब फाइटोप्लैंक्टन का ध्यान कैसे रखना है? छोटे छोटे प्लांट्स बेटा, फाइटोप्लैंक्टन इज अ सी ग्रास। सी ग्रास है तो इसका मतलब है उसको सॉल्ट वाटर चाहिए। अगर आइस मेल्ट होगी तो वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर ओशन में जाएगा तो सॉल्ट वाटर की सॉलिनिटी, जो उसका नमक है, वो पानी में कम होगा। अगर पानी में नमक कम हुआ तो फाइटोप्लैंक्टन का क्या होएगा? इट विल गेट डिस्ट्रॉयड, राइट? तो दिस इज द लेसन दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन। अगर हम फाइटोप्लैंक्टन, एक छोटी सी मिजेट को बचा लेते हैं तो बड़े बड़े धरती में जो चेंजेस आने वाले हैं, जो आइसबर्ग्स हैं, वो सब सेव हो सकते हैं, राइट? सो दिस इज द लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन्स। Then Tishani Doshi is talking about the memorable walk on the ocean. Have you ever heard of walking on the ocean? Ocean में आप शिप में सेल कर सकते हो, but what about walking on the ocean? Is it possible? Yes. क्यों चलना पॉसिबल हुआ? क्योंकि वहाँ पे पानी जम गया था। जब वो शिप से जा रहे थे, देयर केम अ पॉइंट जब आगे बिल्कुल भी पानी नहीं था, सिर्फ बर्फ़ की शीट्स थी। तो इनको प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ शिप से उतरना पड़ा था। इनको गोराटेक्स के सारा मतलब कपड़े पहनने पड़े थे, वार्म वेयर और सन ग्लासेस और मास्क और ये सारी चीज़ें पहननी पड़ी थी। एंड 52 मेंबर्स उन्होंने ये ओशन के ऊपर चला था। एंड शी सेज के जो हमारे को पेरीफेरी में जो सील्स, जो क्रैब ईटर सील्स वहाँ पे लेटे हुए थे, धूप सेक रहे थे, ये जो सीन उन्होंने देखा ओशन पे चलते हुए, ये सीन कभी भी वो भूल नहीं सकते हैं। इट वॉज अ मेमोरेबल वॉक। फाइनली शी इज़ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस दैट द एंटार्क्टिका ट्रिप मेड ऑन हर। शी इज़ टॉकिंग अबाउट कि उस दर से आने के बाद भी आपके दिमाग में जो बैलेंस ऑफ ब्यूटी है, एंटार्क्टिका में जाके जो लाइफ का बैलेंस आप देख कर आए हो, it will keep on replaying in your mind. I have not put away the notes. I am still explaining the chapter. यहाँ पे कई बच्चों ने बंद किया। मेरी इस सीन को देख के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। अगर एंटार्क्टिका दोबारा से वार्म प्लेस बन जाए तो क्या होगा, और अगर एंटार्क्टिका वार्म हो गई तो क्या हम सर्वाइव करेंगे ये देखने के लिए, क्या तब तक हम जिंदा होंगे ये देखने के लिए, वंस एंटार्क्टिका हैज़ बिकम वार्म। बट टीनएजर्स के स्टूडेंट्स और नाइस प्रोग्राम के कारण जॉफ ग्रीन, तिशानी दोशी बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि हम ये ट्रेजेडी को, हम ये डिज़ास्टर को अवॉइड कर सकते हैं, हम इसको होने से रोक सकते हैं। अगर सारे लोग मेहनत करें तो हम आज भी अपनी धरती को बचा सकते हैं। सो दिस इज़, यू नो, दैट इज़ व्हाट इज सेइंग कि 1 मिलियन ईयर्स में इतना कुछ चेंज हुआ है, तो ये सब को रीचेंज करने के लिए, दोबारा से सही करने के लिए हमारे को दोबारा से मिलियन ईयर्स की ज़रूरत है। ये एक आधे दिन का काम नहीं है, इसको दोबारा ठीक होने में मिलियन ईयर्स लगेंगे। And this we end the chapter. Any questions? No. With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel. And remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.